नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात धान के उठाव को लेकर हो रही सियासत पर और समस्या पर। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स ने अपनी मांगें पूरी न होने की स्थिति में 20 दिसंबर को हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। राइस मिलर्स बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। एमएसपी दर पर परिवहन का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। मिलर्स साल 2022-23 के प्रोत्साहन की भी एक किश्त चाहते हैं, जबकि कैबिनेट ने 23-24 के भुगतान पर मोहर लगा दी है। एमएलसी की दर से भुगतान का विषय कैबिनेट में रखा ही नहीं गया। दो बड़ी मांगों पर पूर्व में राज्य सरकार के साथ चर्चा में सहमति के उपरांत भी मांगे पूरी नहीं होने पर मिलर्स का धैर्य टूट गया है। इधर धान खरीदी केंद्र पर धान भंडारण की क्षमता खत्म हो चुकी है, जिसके चलते टोकन कटाने वाले किसानों को धीरे धीरे धान लाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 12 दिसंबर तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 45.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसमें से 2.51 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए ही डीओ जारी हुआ और इसमें भी 51,000 मीट्रिक टन धान ही उठा है। इसका मतलब ये है कि लाखों टन धान अभी भी खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा हुआ है और यदि समय पर इसको नहीं उठाया गया तो धान को नुकसान होगा ही समितियों को। इससे पहले भी कई बार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जब धान खरीदी केंद्र पर पानी गिरने के कारण किसानों की मेहनत से उगाया गया धान खुले में भीग कर बर्बाद हो गया। सरकार का कहना है कि उसने राइस मिलर्स के साथ इस मुद्दे को लेकर जो है सुलझा लिया है मुद्दा। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार गोलमोल सिर्फ जवाब दे रही है और वादा खिलाफी कर रही है। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तो है अपनी जगह, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी है कि किसानों की मेहनत की धान कब तक उसकी लेकर एक सही व्यवस्था नहीं की जाएगी। तेज़ बारिश हो और अलग अलग मौसम का जो प्रकोप पड़ता है उसकी सुरक्षा आखिर फसलों की कैसे होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नज़र। देखिए, राइस मिल एसोसिएशन की अधिकांश मांगे जो सरकार मान सकती है हमने मांग लिया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से राइस मिल एसोसिएशन सरकार के साथ सहयोग करेगी, राइस मिलर सहयोग करेगी, सरकार भी उन्हें हर संभव सहयोग कर रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम लोग राइस मिलरों से बातचीत हो चुकी है, उनका धान का उठाव जारी है और एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ राइस मिल वालों के दावे आ रहे हैं नज़र कि उनके साथ में वादा खिलाफी की गई है और वो लोग अभी 20 तारीख तक तो किसी भी तरह से समझौता नहीं करने का, सहयोग नहीं करने का शासन को इन लोगों ने जो इनकी बातें बाहर आई है मीडिया के भी माध्यम से कि ये लोग 20 तारीख तक कोई सहयोग करने वाले नहीं है। तो ये अपने आप में साबित होता है कि ये जो पिछले बकाया भुगतान है उसको भी नहीं कर पा रही सरकार। कैबिनेट में इन लोगों ने वादा किया था कि सारे भुगतान करेंगे, लेकिन उनमें भी कहीं गोलमाल बातें ये लोग कर रहे हैं। तो अपने वादा से मुँह कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसलिए राइस मिलर्स बौखलाए हुए हैं और वो लोग कस्टम मिलिंग के लिए अभी तक तैयार नहीं है। देखिए, राइस मिल तो ये स्थिति है जहां पर 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार राज्य सरकार ने रखा है, लेकिन जो व्यवस्था उसके लिए की है उसमें कई सारे छेद उभर के सामने आ गए हैं। आइए इस पर बात करेंगे आगे विस्तार से। नृपेंद्र पटेल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, संजय देवांगन कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा नृपेंद्र जी। धान खरीदी को लेकर एक बड़ा लक्ष्य रखा गया, काफ़ी सारी बातें हुई और कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवंबर में जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच साबित होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार प्रदेश के किसानों से जो धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो 160 लाख क्विंटल मीट्रिक टन धान की खरीदी की जो बात की है उसको निश्चित अवधि तक हम पूरा करेंगे। देखिए, जो जहां तक राइस मिलर्स की हड़ताल की बात है तो भाजपा सरकार में राइस मिलर्स को 40 रुपए प्रति क्विंटल जो है मिलिंग का दर दिया जा रहा था, जिसे कांग्रेस ने एक तरफा बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया। देखिए, इससे सरकार को भी भार आ रहा था, आर्थिक भार आ रहा था, जिसे राइस मिलरों के साथ बात करके जो है वो अभी 80 रुपए प्रति क्विंटल पर सहमति बनी है और भी राइस मिलरों की जो मांग है, बाकी मांगे हैं उन पर भी सरकार के साथ बातचीत हो रही है, विचार। और ये जो 20 तारीख नहीं कर रहे हैं उससे पहले ही इनकी हड़ताल खत्म होगी और धान का उठाव भी प्रारंभ हो गया। और देखिए, जो राइस मिलर्स की जो भुगतान की ये कांग्रेस के समय का है, ये तो जवाब इनको देना चाहिए कि इन्होंने राइस मिलर्स का भुगतान क्यों नहीं किया। नहीं, ये एक मिनट नृपेंद्र जी, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे ही धान मिलिंग हो गई तुरंत ही भुगतान कर दिया राज्य सरकार ने।
ऐसा तो आपके समय में भी नहीं हुआ। नहीं तो 2021 का भी पेंडिंग है इनका, तुरंत भुगतान वाली बात नहीं है। कई जगह पे जो है वो बालोद में 200 करोड़ रुपए 2021 का राइस मिलरों ने हड़ताल किया था 200 करोड़ भुगतान की मांग को लेकर। तो राइस देखिए, मिलर्स ये सरकार थोड़ी कह उनको रहे हैं कि पूरा- आप पूरा एक मुश्त भुगतान कीजिए, वो तो कह रहे हैं आप किश्तों में ही दीजिए, पर पैसा तो दीजिए। नहीं तो सरकार, देखिए राइस मिलरों के साथ बातचीत हो रही है, सरकार के साथ 2-3 दौर की बैठकें हो चुकी है और उनकी सभी मांगों पर विचार करते हुए जो है वो जल्द ही समस्या का समाधान होगा और धान का उठाव भी होगा। लेकिन मैं इस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, मैं इस पे भी जरूर आऊँगा, जो आपने राइस मिलर्स की जो मूल्य है, जैसा कि आपने बताया कि 40 पैसे पर किलो धान का जो है मिलिंग का 40 प्राइस, रुपए प्रति क्विंटल जी। हाँ वो 40 पैसे पर किलो होता है, अगर उसको 100 से डिवाइड हाँ। करेंगे तो उसको जी, बढ़ा के बीजेपी सरकार ने 120 किया, मतलब 1 रुपया 20 पैसा। तो ये नहीं, इतनी बड़ी रकम तो कांग्रेस सरकार ने किया था 120 हाँ, मैं रुपए। वही कह रहा हूँ, सॉरी, कांग्रेस सरकार ने किया, तो 1 रुपया 20 पैसा इतनी बड़ी रकम है। देखिए, अगर आप इसको 160 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से या फिर जो कस्टम मिलिंग के हिसाब से देखें तो सरकार के ऊपर भी भार आ रहा था ना, उसी पे राइस मिलर से बातचीत करते हुए बीच का समाधान निकाला गया है और अभी 80 रुपए प्रति क्विंटल देने पे सहमति बनी है। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर आना चाहूँगा, इस सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा है कि पहले नियम था कि 72 घंटे के अंदर बफर स्टॉक का उठाव होगा, राज्य सरकार ने इस नियम को क्यों बदला? आप कोई टाइम लिमिट ही नहीं? देखिए अब समय समय पर जो है वो नियम चेंज होते रहते हैं और ये उठाव राइस मिलर्स को ही क्या बोलते हैं, उनकी ही मांगों पर लेकर जो है वो समय का जो है अवधि खत्म किया गया था और जो केंद्रों से जो है वो उठाव के लिए ही ये नियम बदला गया है। मैं समझ नहीं पाया नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि समितियों को फायदा पहुंचाने के लिए मिलर्स का नुकसान कर दिया गया, मिलर्स को फायदा देने के लिए समितियों का? नहीं, देखिए सरकार किसी का भी नुकसान नहीं चाह रही है, न किसान का नुकसान चाह रही है, न मिलर्स का, नहीं समिति वालों की। सभी के मांगों पर विचार करते हुए ही ये नियम कायदे बनाए गए हैं और मैंने कहा ना अभी राइस मिलरों के साथ बातचीत चल रही है और वो ऐसा 20 तारीख तक नहीं, 72 घंटे वाला जो मामला एक्चुअली समितियों का है, समिति इसी का तो विरोध कर रही थी कि जो टाइम लिमिट है वो आपने हटाई क्यों? मैं वही सीधा एकदम ऑन पॉइंट सवाल पूछ रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? अब इस कारण इसके बारे में भी जो है वो अभी मुझे भी ज्यादा पता है नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, संजय देवांगन जी, कुछ मांगों पर मिलर्स के साथ सहमति बन चुकी है, कहीं कहीं पर मामला फंस रहा है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से ही व्यवस्था डावाडोल है। जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, निस्संदेह जब बैठक हो चुकी थी मिलर्स की मार्कफेड के साथ में और सहमति बन चुकी थी कि पिछला भुगतान भी करेंगे हम लोग, और कैबिनेट में जो बुधवार को बैठक हुई थी उसमें इस बात के लिए सहमति भी बनाई जाएगी, परंतु बैठक में जो सहमति नहीं बनी और जो राइस मिलर्स है वो 20 तारीख तक के हड़ताल में जाने की इन्होंने घोषणा कर दी और हड़ताल पे चले गए, मतलब काम नहीं कर रहेंगे। तो ये एक तरफ हमारे भाई साहब निपेंद्र जी कह रहे हैं कि बात चल रही है, जब बातें हो गई थी, बैठक में चर्चाएं हो गई थी इनकी, तो उनकी मांगों को लेकर के कैबिनेट पे चर्चा करना था, उसमें निर्णय निकाल करके उनको देना था ताकि वो काम को निरंतर जारी रख सकें। अभी देख रहे हैं कि मौसम छत्तीसगढ़ में बहुत बेहाल है, कभी बारिश हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इससे जो समिति, किसान और सभी को इससे नुकसान हो रहे हैं और अगर मिलर्स उठाव नहीं करेंगे तो इससे और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी। तो सरकार को इसमें जो भी रास्ते हैं, जो मिलर्स को भी लाभ हो सके, जैसे इन्होंने कहा कि 120 कांग्रेस कर दी थी, उनसे बैठ करके 80 रुपए में निपटाया गया, तो इसी तरह से बाकी कामों को भी करके इनका आगे बढ़ना चाहिए, काम कहीं रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मिलर्स फिर से हड़ताल में 20 तारीख तक की घोषणा कर दिए और इसमें भी उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा, ये उनकी बातें हैं। तो इस पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन संजय जी, कांग्रेस ने राइस मिलर्स के लिए 120 रुपए पर क्विंटल कर दिया मिलिंग का प्राइस, लेकिन भुगतान नहीं किया। बीजेपी आरोप लगा रही है 21-22 का ही भुगतान नहीं हुआ है, हम यहाँ 23-24 की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार में भुगतान में इतनी देरी क्यों हुई? 21-22 की बात ही नहीं है, 22-23 की जो मामले थे, आपने जो उत्तर दिया था निपेंद्र जी को, वो यह है कि जो धान बेचने के बाद तुरंत पेमेंट तो हो ही नहीं। इनके जैसे कहे थे लोग कि हम तत्काल और एक मुश्त देंगे, हमारे में तो उनको शिफ्ट में दिया जा रहा था वो चीज, और बिक्री करने के बाद पर बीजेपी ये कह रही है कि ये तो आपने एक तरफा फैसला ले लिया, आपकी अपनी वित्तीय स्थिति को गंभीरता से लिया नहीं, एक तरफा 120 रुपया कर दिया 40 से। देखिए, इसमें
आप किसानों से लेकर के किसानी से जुड़े हर उस व्यापार को छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बढ़ावा देने के लिए की थी, ताकि किसान खुश रहें और उनकी चीजों को सही ढंग से सही समय पर उपलब्ध हो मैं सके। संजय जी एक बात नहीं समझ पाया, मैं उस पर आना चाहूंगा। 40 से आपने 120 किया, अब मिलर्स 80 पे मान गए। देखिए तो ये कैसे हो रहा है? सुनिए, ये दबाव है भाजपा की कि जो उसमें रेट में उनको जब 120 रुपए मिल रहा है, वो 120 रुपए करने चाहते हैं, भाजपा उनसे बैठक करके उनके ऊपर दबाव बना करके उनका रेट कम कर रही है। चलिए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर मिलर्स काम करने को तैयार है तो हमको दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब रेट का भी मामला को ले लीजिए, जो अभी वर्तमान स्थिति में है कि लोकल गाड़ी अगर लोकल दूरी पे भी जाता है 5 किलोमीटर में भी तो 14 रुपए का रेट है, 200 किलोमीटर भी जा रहा है तो 14 रुपए का रेट है। तो इन चीजों पे, सारी चीजों पे अभी वर्तमान सरकार को नहीं, पर संजय जी ये भी तो गौर करना होगा ना कि अगर राइस मिलर्स की जो मिलिंग प्राइस है वो घटाई गई है तो लॉजिस्टिक्स का जिम्मा भी तो समितियों को दे दिया गया, अब मिलर्स के ऊपर नहीं है, तो वो पैसा तो बचा ना जी। सर पहले मिलर्स के ऊपर जिम्मा होता था ट्रांसपोर्टेशन का, वो अब समितियों को दे दिया गया कि समितियां पहुंचाएंगी, तो लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है उसका बोझ तो मिलर्स पे नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, वो समिति हो चाहे मिलर्स हो, अगर दूरी अगर 5 किलोमीटर जाने में कितना ईंधन की खर्च होती है और 100 किलोमीटर जाने में ईंधन की खर्च कितनी होती है, ये तो मानवता आप दृष्टिगत से सोच करके देख लीजिए कि अगर हम 5 किलोमीटर अगर चलते हैं, तेल खर्च होती है 5 रुपए की, तो अगर 100 किलोमीटर चलेंगे तो 100 रुपए की खर्च आ रही है। तो ये तो बिल्कुल सरकार को समझना चाहिए और उसके सिस्टम से, चाहे समिति को दें चाहे मिलर्स को दें, इसकी रेट पे सही होने चाहिए, इस पर भी विचार डिस्टेंस का इशू नहीं है संजय जी, क्योंकि सरकार बदलने से जहां पर स्टॉक रखा जाता है उसकी जगह नहीं बदल जाती, वो वहीं पर रहती है। खैर रमेश जी, आपने ये पूरी चर्चा अभी तक सुनी, जो नियम बदलाव किए गए वो कहा गया कि धान खरीदी की व्यवस्था को और बेहतर करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा नजर नहीं आता, तो क्या लगता है ब्लंडर कहां पे हो रहा है? देखिए, ब्लंडर तो मैं क्या कहूं, निपेन जी नाराज होंगे चूंकि पूरी बातें उनके खिलाफ ही जाएंगी। आप देखो, धान की खरीदी एक निर्धारित है कि फला समय पर धान की खरीदी की जाएगी। धान की खरीदी के लिए क्या क्या दायित्व है, क्या जरूरतें हैं, उसको लेकर के आज बातें कर रहे हैं। ये बातें इनको पहले से कर लेनी चाहिए ना। धान खरीदी के पहले ही ये तय हो जाना चाहिए कि धान का हम उठाव कैसे करेंगे, धान की कस्टम मिलिंग कैसे कराएंगे, मिलरों का क्या बकाया है, क्या देनदारी है, उस मामले को पहले ही इनको समझना चाहिए। अब धान खरीदी का मिड टाइम है, अब ये समझौते की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है। बातचीत कब तक चलती रहेगी भाई? देखिए, अगर वहां से उठाव नहीं होगा क्रय केंद्रों से धान का, तो किसानों के धान की खरीदी नहीं होगी। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि अगर किसान अपना धान लेकर के केंद्र पर आया है और उसकी खरीदी नहीं हुई, उसी समय मौसम खराब हो गया, तो उसके धान की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, वो क्या करेगा जी। तो ये तो एक सरकार का बहुत बड़ा ब्लंडर है। सरकार रमेश जी, ये नुकसान तो फिर खैर समितियों को होगा ना, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद 72 घंटे में भुगतान हो जाता है किसानों की खरीदी के बाद। नहीं, तो समितियों का कैसे होगा? समिति, इसको समझिए आप, जैसे मैं धान समिति पे खरीदने बेचने के लिए लेके आया हूं, मैं किसान जी, और क्रय केंद्र पर धान का उठाव नहीं हुआ, वो कहा कि हम आज नहीं खरीदेंगे, आपका 2 दिन के बाद धान खरीदेंगे। अच्छा, मेरा सड़क पर या उसके किनारे खड़ा हुआ है और धान बारिश हुई, खराब हो गया, तो समिति उसका जिम्मे कैसे लेगी? वो तो मेरा दायित्व हो गया ना। ठीक है, सही बोला, बिल्कुल। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं रमेश जी इस पे आना चाहूंगा, क्योंकि अब बात हो ही रही है मौजूदा सरकार की व्यवस्था को लेकर, तो पूर्व सरकार की व्यवस्था को लेकर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी तो अपनी व्यवस्था को एकदम एक्यूरेट बता रहे थे। मेन पॉइंट एक तो जो रेगुलेशन में टाइम बाउंडेड खरीदी होती थी उसको लेकर 72 घंटे, दूसरा 120 रुपए जो किए गए, क्या वो फैसला सही था? तब की व्यवस्था बहुत अच्छी थी या? देखिए मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करिए जी। कांग्रेस की सरकार जा चुकी, अब आज के समय पर कांग्रेस की खामियों को इस मुद्दे पर गिनाना कतई मुनासिब नहीं। नहीं, मैं एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन चाह रहा हूं कि क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन मौजूदा सरकार भी ढूंढ पाई है कि नहीं, तो हमें इतिहास उसके लिए देखना होगा कि हम व्यवस्था को कितना बेहतर कर पाए। जो केंद्रों से 72 घंटे के भीतर उठाव का आदेश था, वो तो बहुत अच्छा था, वो उसको तो एग्जिस्ट करना चाहिए था, उसको पता नहीं क्यों इन लोगों ने बदल दिया।
दूसरा मसला यह है कि जो अभी निवेन जी ने भी बताया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसको ₹1.20 किया गया, इन्होंने सेटल्ड करके 80 पैसे कर लिया। तो ठीक है, अगर मिलर मार रहे हैं, उनकी समस्या थी, उनको फायदा था, नुकसान था, या नहीं, पर कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, संभव है। वो तो कांग्रेस बोले कि भाई ₹1.20 को आपने 80 कर दिया, तो बट नेचुरली उनका नुकसान हुआ, उनको मिलने वाले फायदे में कमी हुई। लेकिन अगर वो सहमत है तो उसके ना हमको कोई आपत्ति है, ना किसान को कोई आपत्ति है, ना सरकार को कोई आपत्ति है। ये मिलर का अपना निजी मामला है। लेकिन समस्या ये है कि जो धान का उठाव होना चाहिए। जी चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल समस्या। रमेश जी, आपके पास आऊंगा। निपिन जी, सीधा सुद्धा मुद्दा जो मिलर्स ने उठाया है, जो सारी तमाम बात है, उसमें एक ये भी है कि जब तक आप पुराना भुगतान नहीं करेंगे तो बैंक उनको गारंटी नहीं देगी, तो फिर ऑपरेट कैसे करेंगे? वो जो पूरा प्रोसेस है उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? योगेश अग्रवाल जी, जो ये मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही प्रमुखता से मांग रखी है कि मिलर्स और खासतौर से छोटे मिलर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पुराना भुगतान नहीं होगा तो सर बैंक हमको लोन नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, गारंटी नहीं देगी, कैसे काम करेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं पहले तो रमेश जी को बोलूंगा कि मैं कोई नाराज होने वाला नहीं हूँ। ये सरकार की प्रक्रिया है। देखिए, मैंने कहा ना, राइस मिलर्स के भुगतान के लिए भी बात हो रही है। सरकार के पास में भी जो है वो बजट के अनुसार पैसा होता है, तो जो पुराने भुगतान हैं उन पर भी विचार करके भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और जहां तक धान के उठाव की बात है, मैंने कहा मार्कफेड के पास में 45 लाख टन धान जो है वो भंडारण की क्षमता है। अगर राइस मिलर्स नहीं उठाते हैं तो मार्कफेड भी जो है उठा के धान को जो है वो अपनी जो गोदाम है या संग्रहण केंद्र है उन पे रखेंगे। अभी राइस, अब अचानक ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। देखिए, अगर धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद में राइस मिलर्स अगर हड़ताल पर जाते हैं अचानक, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या समिति प्रबंधक, तो अब वो सरकार उनसे बातचीत तो करेगी ना। सारी चीजें, ये प्रक्रिया है और ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। नवंबर से लेकर जो है वो जनवरी लास्ट तक की चलने की वाली प्रक्रिया है। तो नहीं, लेकिन आप पहले जो लिमिट थी वो 28 फरवरी तक थी, लेकिन अब उस स्टॉक लिमिट को रखने की जो तारीख है उसे मार्च तक कर दिया गया है। अब एक सीधा सवाल नपेन जी इसी पर आपसे मेरा, कि अब धान जो है वो पड़ा पड़ा सूख रहा है, एक बहुत बड़ा गैप आएगा, जाहिर सी बात है, जो समिति ने जो धान उठाया उसमें और जो मिलर्स के पास पहुंचेगा उसमें। इसी का तो मिलर्स बोल रहे हैं कि सर उस नुकसान की कौन भरपाई करेगा? नहीं, उसी पे मैंने कहा ना, सरकार के साथ उसी पे बातचीत हो रही है कि समय पर जो है वो समिति से धान का उठाव मिलर्स करे, और कस्टम बिलिंग करने के बाद में सरकार को जो है वो चावल जो है वो वापस करें। कुछ मुद्दों पे, राइस मिलर्स की मांगों पे और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, लगातार चल रही है, और ये इसका समाधान जल्द ही होगा। चलिए ठीक है, समाधान जल्द करने की बात कर रहे हैं। संजय जी, क्या लगता है कि स्थिति में सुधार होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा बीजेपी सरकार में ऐसी स्थिति बनी है, आपकी सरकार में भी इस तरह के हालात हमने बनते हुए देखे हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव स्टॉक हो गया या फिर तकनीकी कारणों से खरीदी रुक गई और किसानों को नुकसान हो गया। देखिए, बिल्कुल इसमें बनना चाहिए, सहमति सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा नुकसान, जैसे आदरणीय पत्रकार हमारे पांडे जी ने कहा है कि अगर क्रय नीति समिति में नहीं जमा हो पाती है और वो क्रय नहीं करता है मिलर, तब तक वो नुकसान किसानों की है। जो 72 घंटे का जो सिस्टम था और 120 रुपए की जो सिस्टम थी, वो इसी का एक था कि 72 घंटे में उठाव अगर हो जाता तो किसानों का धान विक्रय हो जाता, उसमें किसानों को कहीं नुकसान नहीं होती, इसलिए सभी चीजों को बनाया गया था। लेकिन इसमें भाजपा सरकार जो है अपने सिस्टम को बैठा करके जो 72 घंटे की उसको बंद संजय जी, इस पे ना हमेशा मोटा मोटा बात होती है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी पर बोनस देके इसकी शुरुआत की, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साल दर साल, पिछले साल आई थिंक 144 मीट्रिक लाख टन धान खरीदी हुई थी आपकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में। तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट बढ़ा है किसानों का, सब धान की तरफ शिफ्ट हो गए। तो सर, स्टॉक को रखने के लिए भी कोई व्यवस्था बढ़ाई गई उस तरह से? मेरा वो सवाल है, क्योंकि आप तो कह देते कि सरकार धान खरीदी करना नहीं चाहती, लेकिन स्थिति आपकी सरकार में भी वैसी थी कि इतना बड़ा स्टॉक हो जाता था कि संभाल ही नहीं पा रहे, जो स्टॉक रखा है उसमें घुन लग जा रहा है, मॉइस्चर से खराब हो रही है। तो वो व्यवस्था की गई कि नहीं? ये तो वर्तमान परिस्थिति में आपका जो प्रश्न है ये भाजपा से होनी चाहिए कि उस समय ये प्रश्न नहीं संजय जी, नहीं, क्योंकि आप, मैं इसलिए मैंने पिछली सरकार
पिछली बार का मैंने मेरी नंबर बात इसलिए सुनिए। जिक्र किया क्योंकि पिछली बार और अब की हमसे बार में भी- मात्र 15 लाख टन का अंतर है, 15 लाख मीट्रिक टन का। तो हमसे आपने भी भी- अच्छी खासी धान खरीदी की, उनको रखने की क्या व्यवस्था? वो तो बोल रहे पिछला स्टॉक भी पड़ा हुआ है। मैं उसी बात को बता रहा हूं। अगर कोई घटना घटती नहीं तो उसकी कोई रास्ते खुलते नहीं। आपने कहा कि आपकी सरकार में परिस्थितियां हुई थी, तो क्या भाजपा ने उस समय जिस बात को उठाया था, जिस चीज के लिए कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया था, आज उनकी सत्ता है तो क्या उनके द्वारा वो प्रयास किया गया? और प्रयास किया गया तो ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? मैं अगर अच्छा काम नहीं कर पाया तो आने वाली सरकार जो रहती है उसको अच्छा प्लानिंग करना चाहिए, तब ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। फिर ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? कल तो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस ने सारी व्यवस्था नहीं कर पाई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ठीक आज है। तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। रमेश जी, कितना सहमत है आप इस बात से कि हमने देखा बीते 5 सालों के अंदर किस तरह से धान खरीदी की जो सीमा थी वो बढ़ती चली गई। 144 जो टारगेट था वो बढ़ता चला गया, 144 पर पिछले साल था, अब 160 है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था उस तरह से की गई थी? क्या आप मानेंगे कि मौजूदा सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है या पूर्व की सरकारों ने इसको लेकर ढंग से काम नहीं किया? देखिए, मैं किसी सरकार को इसके लिए दोषी नहीं मानूंगा। मैं समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों दोषी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां सत्ता में रही हैं शुरू से आज तक। आप देखिए, छत्तीसगढ़ धान का एक बड़ा उत्पादक राज्य है जी। और छत्तीसगढ़ हमेशा इस बात का गौरव हासिल करता है वो सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है। तो सरकार को ये चाहिए ना कि धान के उत्पादन जो किसान करते हैं उनके लिए वो व्यवस्था कैसे करे। अपने धान को आप संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, वो संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उसकी। अभी मैं पढ़ रहा था मिलर्स एसोसिएशन का कि पुराने स्टॉक का चावल अभी उठाव ही नहीं हुआ है जी। तो आप अब क्या समझोगे क्या सरकार कर रही है? जब पुराने स्टॉक के चावल का अभी उठाव नहीं कर पाई है तो नए धान का वो कैसे चावल में कन्वर्ट कर पाएगी, चावल को कैसे पहुंचा पाएगी? ये नहीं मेरे समझ में आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई ये तो बहुत साफ सी बात है ना कि धान को खरीदना है, बड़े बफर स्टॉक में खरीदना है, उसको हम रखेंगे कहाँ, मिलिंग कहाँ कराएंगे, उसकी कीमत कैसे अदा करेंगे, इन सब चीजों पे एक बिल्कुल खाका सेट फॉर्मेट होना चाहिए कि और ये कच्चा माल है, इसको लेकर के अगर लेट लतीफी करेंगे तो नुकसान होगा जिसका खामियाजा किसान भुगतेंगे। तो ये चीज तो बहुत साफ होना चाहिए। इसके लिए मैं किसी रमेश जी, समय सरकार बहुत को सीमित है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसमें जो तकनीकी खराबियां उनमें तो हमने बात की, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार थोड़ी ना चाहेगी कि ये व्यवस्था बिगड़े। महत्वपूर्ण है किसान राज्य सरकार के लिए। तो इनमें कुछ अच्छी जरूरी बदलाव भी हुए हैं क्या? कोई अच्छे बदलाव है जो आप देखते हैं, नियम बदलाव जो है उसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी जो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि धान न खरीदा जाए, किसानों को नुकसान हो। इसमें बीच के जो अफसर होते हैं जो इसको सिस्टम तय करते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी कर देते हैं और इस चीज को सरकार समझ नहीं पाती। जब तक समझती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो इस चीज को सरकार को बहुत सही ढंग से इस पर काम करना चाहिए ताकि किसानों का कतई नुकसान न हो। उस पर कांग्रेस को भी सकारात्मक सहयोग देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तो इसको प्राथमिकता पे इस मसले को हल करना चाहिए। नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं, आम जनता के पैसों का भी इन कारणों से होता है कि अगर लापरवाही बरती जाए तो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राइस मिलर से बातचीत तो सरकार कर रही है, अब देखना है कि क्या समाधान निकल कर आता है, क्योंकि लाखों मीट्रिक टन अभी खरीदी होना बाकी है और इनके रेस्टोरेशन को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।